नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें कि रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है और सबसे महंगे पावरफुल सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग आज की जानी है। सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति पूंछ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। सऊदी अरब में विदेशी नागरिक भी प्रॉपर्टी अब खरीद सकेंगे। वहीं देश में सैलाब का संकट। 52 साल के हुए सोनू निगम और आज सोनू निगम का जन्मदिन है। 25 साल बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीवी पर वापसी होनी है। केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से रोकी गई है। वहीं सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज से पहले फंसा पेज। वहीं अगर आगे बात करेंगे जहां सेंसेक्स 200 अंक लुढ़का है, माफ कीजिए 200 अंक चढ़ा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां रूस के पूर्वीय प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। यह भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 4:54 पर आया। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज का भूकंप दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि एक किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचा है। जापान में NHK टेलीविजन के मुताबिक देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी लहरें पहुंची है। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। इसके अलावा अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया गया है। अमेरिका के अलास्का और हवाई द्वीप तक सुनामी की लहरें पहुंच गई हैं। रूस में दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप देखने को मिला है, जिसकी तीव्रता 8.8 मापी गई है। वहीं इस भूकंप के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, जहां सभी लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। रूस के पूर्वीय प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। आपको बता दें, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई है। यह भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 4:54 पर आया। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज का भूकंप दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि एक किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचा है। जापान में NHK टेलीविजन के मुताबिक देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी लहरें पहुंची है। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। इसके अलावा अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली कराने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। अमेरिका के अलास्का और हवाई द्वीप तक सुनामी की लहरें पहुंच गई हैं। अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार आज यानी बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च होगा। इसे श्रीहरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट निसार को 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित करेगा, जिसका झुकाव 98.4 डिग्री होगा। इसमें करीब 18 मिनट लगेंगे। इस सैटेलाइट को नासा और इसरो दोनों ने मिलकर बनाया है। निसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। इस मिशन की अवधि 5 साल है। सबसे महंगे पावरफुल सैटेलाइट निसार की आज लॉन्चिंग है। अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार आज यानी बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च होगा।
आपको बता दें, इसे श्रीहरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट निसार को 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित करेगा, जिसका झुकाव 98.4 डिग्री होगा। इसमें करीब 18 मिनट लगेंगे। इस सैटेलाइट को नासा और इसरो दोनों ने मिलकर बनाया है। निसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। इस मिशन की अवधि 5 साल है। आपको बता दें, इसरो और नासा के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। वहीं निसार को आज लॉन्च किया जाएगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है निसार, जो कि आज लॉन्च होगा। इसे श्रीहरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक बॉर्डर पर तैनात जवानों ने मंगलवार देर रात देगवार सेक्टर के मालदीवलन इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। इस ऑपरेशन को शिव शक्ति नाम दिया गया। आतंकियों के पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। पिछले 3 दिनों में सेना का यह दूसरा एनकाउंटर है। 28 जुलाई को श्रीनगर के दाचिगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि मारे गए आतंकियों में एक पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी सुलेमान भी था। बाकी 2 आतंकियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जिब्रान 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में शामिल था। आतंकियों के पास से अमेरिकी M4 कार्बन, AK-47, 17 राइफल और ग्रेनेड मिले थे। वहीं इसे ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया था। आपको बता दें, 1 हफ्ते पहले आतंकियों के छिपे होने का सुराग सेना को मिला था। 1 हफ्ते पहले सुरक्षा बलों को श्रीनगर के दाचिगाम जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इन आतंकियों ने हमले के बाद पहली बार एक चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन सेट को फिर से एक्टिव किया था और उसे सैटेलाइट फोन के सिग्नल ट्रेस हुए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। 28 जुलाई की सुबह लगभग 11:30 बजे 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा यूनिट के जवानों की एक टुकड़ी ने एडवांस गैजेट्स का इस्तेमाल करके आतंकियों का लोकेशन पता लगाया और वहां मौजूद 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति लगातार जारी है, जिसके तहत आतंकियों को ढेर करने का कार्य सुरक्षा बलों की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। अधिकारियों के दी गई जानकारी के अनुसार बॉर्डर पर तैनात जवानों ने मंगलवार देर रात देवगार सेक्टर के मालदीवलन इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। इस ऑपरेशन को शिव शक्ति नाम दिया गया। आतंकियों के पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पिछले 3 दिनों में सेना का यह दूसरा एनकाउंटर है। 28 जुलाई को श्रीनगर के दाशिगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जुलाई को लोकसभा में इसकी जानकारी भी दी थी। उन्होंने बताया था कि मारे गए आतंकियों में से एक पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी सुलेमान भी था। बाकी 2 आतंकियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जिब्रान 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में शामिल था, तो वहीं आतंकियों के पास से अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल और ग्रेनेड मिले थे। इसे ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया था।
सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए अपने रियल एस्टेट मार्केट को खोलने का फैसला किया है। नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके तहत विदेशी इन्वेस्टर्स रियाद, जेद्दा और अन्य इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। यह कदम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद ऑयल फॉर निर्भरता कम करना और अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है। सऊदी कैबिनेट में हाल ही में इस नए कानून को मंजूरी दी गई, जिसे हाउसिंग मिनिस्टर माजिद बिन अब्दुल्ला ने रियल एस्टेट सुधारों का अगला कदम बताया। उन्होंने कहा, यह कानून रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और सऊदी शहरों को ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटर बनाएगा। हालांकि मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में प्रॉपर्टी खरीद पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इन शहरों में सिर्फ मुस्लिम ही खास शर्तों के साथ संपत्ति खरीद सकते हैं। विदेशी निवेशक सऊदी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनियों में 49% तक शेयर खरीद सकते हैं, जो मक्का और मदीना में प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी 180 दिनों के भीतर उन इलाकों और नियमों की लिस्ट जारी करेगी जहां विदेशी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यह सुधार हज और उम्रा जैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और 2030 तक $30 बिलियन की इनकम को टारगेट को रिपोर्ट करेंगे। सऊदी अरब में विदेशी नागरिक भी अब प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। इसको लेकर काफी विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, इसे लेकर सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए अपने रियल एस्टेट मार्केट को खोलने का फैसला लिया है। नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा और इसके तहत विदेशी इन्वेस्टर्स रियाद, जेद्दा और अन्य इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। यह कदम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद ऑयल फॉर निर्भरता कम करना और अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है। सऊदी कैबिनेट ने हाल ही में इस नए कानून को मंजूरी दी है, जिसे हाउसिंग मिनिस्टर माजिद बिन अब्दुल्ला ने रियल एस्टेट सुधारों का अगला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और सऊदी शहरों को ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटर बनाएगा। हालांकि मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में प्रॉपर्टी खरीद पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इन शहरों में सिर्फ मुस्लिम ही खास शर्तों के साथ संपत्ति खरीद सकते हैं। देश भर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। राजस्थान में बुधवार को भी 6 जिलों में बारिश का रेड और बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। मंगलवार देर रात से सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात हो गए हैं। यहां श्योपुर को जोड़ने वाली एक पुलिया बह गई। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां बहते हुए एक दूसरे पर चढ़ गई। बुधवार सुबह से रेस्क्यू टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर, श्योपुर, विदिशा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात निर्मित हैं। कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। बुधवार को भी तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। इसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, अशोकनगर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। इधर हिमाचल के मंडी में सोमवार रात बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे 20 लोगों को बचाया गया। मंडी में अभी भी 254 सड़कें बंद हैं। वहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में 357 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, बिहार और हिमाचल में आज भी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी राज्यों में येलो अलर्ट जारी है। आपको बता दें, देश भर में मानसून अपना कहर बरपा रहा है। जहां देश भर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बुधवार को भी 6 जिलों में बारिश का रेड और बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। मंगलवार देर रात से सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं। यहां श्योपुर को जोड़ने वाली एक पुलिया भी बह गई है। शहर के कई इलाकों में
पानी भर गया है। घरों में 5 फीट तक पानी चला गया है। बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां बहते हुए एक दूसरे पर चढ़ गईं। बुधवार सुबह से रेस्क्यू टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर, श्योपुर, विदिशा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। बुधवार को भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, अशोकनगर में स्कूल की छुट्टियां घोषित की गई हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी सुरीली आवाज से जादू बिखेरने वाले सिंगर सोनू निगम आज 52 साल के हो गए हैं। उन्होंने कल हो ना हो, मुझ में कहीं, दिल डूबा जैसे एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। बतौर बाल कलाकार उन्होंने फिल्म बेताब में भी काम किया था। महज 4 साल की उम्र में सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। वे अपने पिता के साथ शादियों, मेलों और स्टेज पर गाना गाया करते थे। बड़े सपनों को लेकर दिल्ली से मुंबई आए, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शुरुआती 4 साल तक उन्हें लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई और एक मुकाम हासिल किया। सोनू निगम गायकी के अलावा अपने बेबाक बयानों को लेकर भी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने अजान, राधे माँ और म्यूजिक इंडस्ट्री में माफिया कल्चर जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय कई बार रखी है, जिसके चलते उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें, सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम एक गायक हैं। एक समय घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे शादियों और कई कार्यक्रमों में स्टेज पर गाना गाया करते थे। इसी के चलते सोनू को भी छोटी उम्र से ही संगीत में रुचि होने लगी। जब सोनू सिर्फ 4 साल के थे और उनके पिता स्टेज पर गा रहे थे, तभी से सोनू अचानक रोने लगे और गाने की जिद करने लगे। यह देखकर उनके माता पिता हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले सोनू ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था और ना ही कोई गाना गाया था। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने कहा कि बच्चा है, गाने दो, तो माता पिता ने भी उन्हें मंच पर जाने दिया। आपको बता दें, गायक सोनू निगम का आज जन्मदिन है, जहां 52 साल के हुए हैं सोनू निगम। सोनू निगम का आज जन्मदिन है और सोनू निगम अब 52 साल के हो गए हैं। सोनू निगम ने अपनी सुरीली आवाज से म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है, जिन्होंने एक के बाद एक लगातार हिट सॉन्ग्स दिए हैं। इसके साथ ही सोनू निगम अपनी बेबाकी के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं, जिन्होंने कई बार काफ़ी मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी सुरीली आवाज़ से जादू बिखेरने वाले सिंगर सोनू निगम आज 52 साल के हो गए हैं। आपको बता दें, सोनू निगम ने महज 4 साल की उम्र में सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। वे अपने पिता के साथ शादियों, मेलों और स्टेज पर गाना गाया करते थे। बड़े सपनों को लेकर दिल्ली से मुंबई आए सोनू निगम, लेकिन ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। शुरुआती 4 साल तक उन्हें लगातार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है। सोनू निगम ने अपनी एक पहचान बनाई, जहां सोनू निगम गायकी के अलावा अपने बेबाक बयानों को लेकर भी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। दिनेश विजन की आगामी फिल्म परम सुंदरी का गाना परदेसिया रिलीज हो चुका है। इस गाने में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री देखने लायक है। सोनू निगम की आवाज में गाया गया यह गाना दर्शकों को दीवाना बना रहा है, जिसे लेकर यूजर्स एक्स पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि मेकर्स ने यह गाना गायक सोनू निगम के जन्मदिन पर रिलीज करते हुए उन्हें खास तोहफा दिया है। इस गाने की रिलीज होते ही दर्शकों की प्रतिक्रियाएं एक्स पर सामने आने लगी हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया कि सोनू निगम की ओर से गाया गया परदेसिया सॉन्ग उन्हें 7वें आसमान पर ले गया। कब रिलीज होगी ये फिल्म,
दिनेश विजान के मैडॉक तले बनी फिल्म परम सुंदरी की नई रिलीज डेट अब सामने आ गई है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर स्टारर इस फिल्म को अब 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के मेकर्स की तरफ से इस बात की ऑफिशियल जानकारी दी गई है। इससे पहले फिल्म 25 जुलाई को रिलीज की जानी थी। इन दिनों बॉलीवुड में लव स्टोरी पर बेस्ड फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। जब से आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा रिलीज हुई है, तभी से ऐसा लग रहा है कि मानो सिनेमा में प्रेम कहानी पर बनी फिल्मों को नया जीवन मिल गया हो। इसी कड़ी में पहले फिल्म धड़क 2 रिलीज होगी, जिसमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की जोड़ी नजर आएगी। फिर महीने के आखिर तक सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। 29 अगस्त को सिनेमाघरों में फिल्म परम सुंदरी को रिलीज किया जाएगा। परम सुंदरी में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर या कहें कि बड़े कारोबारी परम का किरदार निभा रहे हैं। उधर जानवी एक ऐसी लड़की के किरदार में है जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है जो अपनी परंपराओं और उसूलों की पक्की है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे दो एकदम अलग अलग मिजाज के लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ये फिल्म उनकी प्रेम कहानी पर बेस्ड होगी। इस फिल्म को तुषार जलोटा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले 2022 में आई फिल्म 10वीं का निर्देशन कर चुके हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। ये गाना सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के टाइटल ट्रैक आज भी हर किसी के दिल में पुरानी यादें ताज़ा कर देती है। और 25 साल बाद फिर यह धुन भारत के घरों में सुनाई दी, जब 29 जुलाई को क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल का टेलीविजन पर स्टार प्लस पर प्रीमियर किया गया। 25 साल पहले सन 2000 में सीरियल की शुरुआत हुई थी और 2008 में सीरियल की समाप्ति हुई। इस सीरियल ने सभी के दिलों में अमिट छाप छोड़ी थी। 1000 एपिसोड पूरा करने वाला ये भारतीय टीवी शो बन गया था। साथ ही शो का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। 25 साल बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने स्टार प्लस पर 29 जुलाई को वापसी की है। स्मृति ईरानी तुलसी के किरदार में शांति निकेतन की कमान संभालते हुए एक बार फिर नजर आ रही है। जिस दिन से एकता कपूर ने शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले एपिसोड की शुरुआत थीम सॉन्ग रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। इसके बाद तुलसी बा यानी सुधा शिवपुरी और सास सविता विरानी अपरा मेहता को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देती हैं। दादी सास और सास को याद करते हुए वो शांति निकेतन में कदम रखती हैं। पहले एपिसोड के बाद लोगों के सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई लिख रहा तुलसी का पौधा ही तो पहचान है शांति निकेतन की, तो वहीं कोई खुद को उस पुराने दौर में वापस लौटता हुआ बता रहा है। तो किसी ने तुलसी और मिहिर के सीन से चेहरे पर मुस्कान वापस आने की बात कही। 25 साल बाद आज के बदलते दौर में सीरियल पारिवारिक रिश्तों, मूल्यों और दोनों जनरेशन से कितना कनेक्ट कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वापसी 25 साल बाद टीवी पर वापसी होनी है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर बाधित हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच बीती रात से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़क पर मलबा और बोल्डर आ गए हैं। इसके चलते यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे के अनुसार मुनकटिया और गौरीकुंड के बीच करीब 50 से 70 मीटर तक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यही नहीं, वैकल्पिक पैदल मार्ग भी पूरी तरह टूट चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे इन 2-3 दिनों तक किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा करें। गौरीकुंड की ओर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। वैकल्पिक पैदल रास्तों की तलाश की जा रही है ताकि यात्रियों को सोनप्रयाग की ओर सुरक्षित लाया जा सके। रास्ता कब खुलेगा, इसकी जानकारी रुद्रप्रयाग पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की जाती रहेगी।
बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्मों ने धूम मचाई हुई है। ऐसे में अब अजय देवगन अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से एक बार फिर बड़े पर्दे पर कमबैक करने वाले हैं। हालांकि सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस के चलते सन ऑफ सरदार के लिए रिलीज से पहले ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल अजय देवगन की फिल्म को स्क्रीन मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्रेड सूत्र ने बताया कि सैयारा बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्म कर रही है और एग्जीबिटर्स तीसरे हफ्ते में भी इस रोमांटिक कहानी को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो वहीं दूसरी ओर महाअवतार नरसिम्हा भी अपने पेस पकड़ रही है और दर्शकों की डिमांड के साथ फिल्म की परफॉर्मेंस भी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली सन ऑफ सरदार 2 एक कॉमेडी फिल्म होने के नाते पीवीआर आइनॉक्स कुल शो का 60% मांग रहा है। हालांकि एग्जीबिटर अपनी प्रॉपर्टी पर 35% से ज्यादा शो अलॉट करने के लिए तैयार नहीं है। सन ऑफ सरदार 2 को 35% से ज्यादा शो नहीं दिए जाएंगे। इससे पीवीआर आइनॉक्स नाराज हो गया है और ज्यादा शो हासिल करने के लिए लड़ाई जारी है। सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बनी रही इंडी 24 के साथ। नमस्कार।